41 साल बाद देश के लिए गौरव की बात है कि हॉकी में हमने अपनी पुरानी ग्लोरी को वापस किया है। हमने एक मेडल हासिल किया है। मेडल इसलिए ज़रूरी होता है कि हमको याद रखता है, हमको पता चलता है कि हमने किस खेल में कितनी जान लड़ाई थी, वरना हम लोग भूल जाते हैं। क्रिकेट बहुत याद रहता है, सारे हर फॉर्मेट के हर खिलाड़ी का नाम याद रहता है, लेकिन हॉकी जो हमारे लिए कभी गर्व था, हमने इसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप हासिल की है, उसको हम भूल जाते हैं। लेकिन 41 साल बाद हमारे लड़कों ने और लड़कियों ने, दोनों ने इतनी मेहनत करके हमें ये गौरव दिलाया है। तो आज इस सेलिब्रेशन के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी की जाएंगी कि इसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए और ये हमारे दूसरे जो खेल हैं पूरे, वो क्यों पिछड़ जाते हैं या क्या फैसिलिटीज़ की दिक्कत होती है, इस पर भी नज़र डालना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज प्रधानमंत्री से लेकर के सड़क पे खड़ा हुआ हर आदमी जोश में है, अच्छा महसूस कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, तो इस सेलिब्रेशन को फिर आगे बढ़ाना चाहिए। और देश की जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकारों की नहीं, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। बहुत कम लोग होंगे जिनको अपनी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के नाम भी याद होंगे, या उनसे ये पूछ लिया जाए कि वंदना कटारिया कौन है, तो शायद हरिद्वार के इवेंट से याद होगा उनको, लेकिन हॉकी में क्या उसने गोल किए, क्या पिंच है उनका, वो शायद याद नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको सेलिब्रेट करें, याद करें और उस ग्लोरी को वापस लाने के लिए अपने स्तर पे, सरकार के स्तर पे काम करें, उत्साह करें, जो जिस हैसियत में कर सकता है वो करें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे बात करना बनता है कि आखिर ये 41 साल तक बीच में क्या गड़बड़ हुई, क्यों हम इतना पिछड़ गए, ज़्यादा खेल नहीं पा रहे थे, या क्या प्रॉब्लम थी, सरकार की तरफ से उतना प्रोत्साहन नहीं था, तो उस पर बातचीत होगी। इस सिर्फ हॉकी पे नहीं, ओलंपिक के बहुत सारे खेल, कुश्ती में हमने कितने मेडल हासिल किए हैं, तो कुश्ती की भी बात होगी, दूसरे ओलंपिक के गेम्स की भी बात होगी। तो ओवरऑल जो हमारी खेल नीति है इस देश की, जो हमारी खेल के प्रति प्रेम है हमारा, उस पर हम बातचीत करेंगे, सेलिब्रेशन भी करेंगे, थोड़ी थोड़ी आलोचना भी करेंगे। जो हमारे साथ मेहमान हैं उसमें सबसे बड़े चेहरे, जो सबसे बड़े नाम, जिनको बहुत गर्व से लेना चाहिए, उनका नाम है अशोक ध्यानचंद जी, जो मेजर ध्यानचंद जी के पुत्र हैं। इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर ही नहीं थे, वर्ल्ड कप जिताया था हमें उन्होंने, और वो विनिंग गोल पाकिस्तान वाला याद होगा लोगों को, वो इन्होंने ही किया था। और आज एक और बड़ा दिन इसलिए भी है कि मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर खेल रत्न का ऐलान किया गया है, जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न हुआ करता था, इसलिए एक और ख़ास दिन ये बन जाता है। राजपाल सिंह जी भी हमारे साथ होंगे, पूर्व कैप्टन है टीम इंडिया के, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं और फॉरवर्ड पोजीशन खेलते थे। तो जो लोग हॉकी के प्रेमी हैं उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा। मनजिंदर कौर जी हमारे साथ होंगी, विमेंस हॉकी टीम की प्लेयर थी और जो कॉमनवेल्थ के गेम्स हुए थे मैनचेस्टर में 2002 में, उसकी विजयी टीम की सदस्य हैं। तो सब ये वो बड़े चेहरे हैं जो हमें गर्व याद दिलाते हैं, इनसे बातचीत होगी। साथ ही दो और वरिष्ठ मेहमान हैं, मलय नीरव जी, जाने माने खेल एक्सपर्ट हैं और करीब 1.5-2 दशक से हर तरह के खेल को बड़े बारीकी से समझते हैं, समझाते हैं, उनकी पॉलिसीज़ पे बात करते हैं। और हमारे 18 परिवार के पूर्व सहयोगी और स्पोर्ट्स एनालिस्ट विमल जी हमारे साथ हैं, जो खेल के बड़े जानकार बन के हैं और हमारे साथ अक्सर जब भी कोई ऐसे बड़े इवेंट होते हैं तो एनालिसिस हमें करके देते हैं। इसके साथ ही हमारे इन हाउस खेल प्रेमी विपिन जी मेरे साथ स्टूडियो में है। हमारे CNBC आवाज़ परिवार में सबसे ज़्यादा खेल के बारे में दिलचस्पी तो बहुत लोगों को है, जानकारी सिर्फ इनको है, तो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो या कोई भी हो, तो विपिन जी उसमें महारत। तो हमने कहा भाई आज इस अड्डा शो में विपिन की हमें बहुत ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानते नहीं हैं, विपिन घर से बैठ के ट्रैक करते रहते हैं। विपिन जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मतलब आपने हमारी बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन जब मुझे पता चला कि शो में बैठना है तो मैंने दिल से आपको धन्यवाद दिया कि अरे ये मन की बात हो गई थोड़ी। जब भी खेलों की बात हो तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे क्रिकेट हो, चाहे ओलंपिक्स हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कुछ भी हो, तो आपने बुलाया शो में। बहुत आई थिंक आज मज़ा आने वाला है, मज़ा आएगा और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया दिन है आज और बहुत ही मौका है सेलिब्रेशन का, खुशी का। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, देश की ओर से, क्रिकेट की, हॉकी टीम की ओर से, सारे लोगों। मेरे ख्याल में राजपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए। राजपाल जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है सर। बहुत बहुत बधाई आपको। हॉकी ने हमें फिर से एक बार गर्व करने का मौका दिया। हमारे लड़कों ने बहुत अच्छा खेला, लड़कियों ने बहुत अच्छा खेला, ज़बरदस्त खेल खेला। और आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग बिजनेस चैनल में हैं, लेकिन एक सेकंड के लिए हम लोग स्क्रीन के सामने से हटे नहीं, लगातार देखते रहे, एक एक सेकंड देखा और उसकी लाइव कमेंट्री भी कर दी।
कैसा लगा आपको, फील हुआ 41 साल बाद ये दिन देखने में? बहुत गर्व महसूस हो रहा है, पूरे देशवासियों को गर्व महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से दोनों टीमों ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया। हम एक टीम से हमने ब्रॉन्ज मेडल मिला है, दूसरी टीम काफी क्लोज होके हार गई है। लेकिन ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस हॉकी की देखी जाए, इतने सालों बाद पहली बार हुआ होगा, और वो भी किसी भी कंट्री के लिए। मुझे लगता है कि दोनों टीमें ही सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गई। जी नहीं, बढ़िया है, बहुत ही शानदार ये रहा है और इसके लिए आपको एक बार फिर से बधाई। और मनजिंदर सिंह जी भी हमारे साथ हैं। मनजिंदर जी, भले ही महिला हॉकी ब्रॉन्ज नहीं जीत पाई, लेकिन मैं कहूंगा कि दिल तो उन्होंने बिल्कुल जीत लिया है पूरे देश का। पुरुष हॉकी तो ब्रॉन्ज भी लेकर आ रही है, लेकिन महिला हॉकी दिल जीत कर आ रही है। और यहां से मुझे लगता है कि हॉकी जो थोड़ी बैकड्रॉप पे चली गई थी, पीछे चली गई थी, अब वो फिर से उभर कर आएगी, दोनों तरह की, चाहे महिलाओं की पुरुष की। आपको क्या लगता है, ये एक टर्निंग पॉइंट रहने वाला है? मनजिंदर जी, आपसे सवाल। आप म्यूट पे हैं मैम, अगर हटा दें तो हम सुन पाएंगे आपको। शायद मनजिंदर जी को अभी हमारी फिलहाल आवाज नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, मैं मलय सर के पास जाता हूं। मलय साहब, मैं लगातार आपको सुन रहा हूं, आप क्योंकि नेटवर्क के साथ ही जुड़े हैं, पूरा खेल ट्रैक कर रहे हैं। आज सुबह भी हमने आपको सुना, हॉकी में भी सुना, पहलवान जब हमारे लड़ रहे थे तब भी सुना। तो जैसा जो सवाल मैंने उनसे पूछा वही सवाल आपसे है कि ये जो दोनों इवेंट है, अगर अभी हम हॉकी से शुरुआत करें और खेलों की बात करेंगे, मेंस हॉकी ने जो प्रदर्शन किया, मेडल की तो बात अलग है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड है, और वुमेन्स टीम ने जो प्रदर्शन किया, क्या ये इंडियन हॉकी के लिए एक टर्निंग पॉइंट है सर? बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं कि ये हॉकी के लिए टर्निंग पॉइंट है। मैं अभी सोच रहा था कि अभी भारतीय हॉकी की स्थिति वही है जो आईसीयू से निकलने के बाद जनरल वार्ड में आने पे होती है, जब आप मात्र ऑक्सीजन और बहुत कम फ्लो ऑक्सीजन पे रहते हैं। एक नई जान डाली है इन दोनों टीमों ने, एक नया ऑक्सीजन दिया है, इसकी धुकधुकाती सांस को एक नई सांस दी है। क्योंकि अभी तक जो सांस धुकधुका रही थी वो चल रही थी अशोक भाई और राजपाल भाई जैसे लोगों के कारनामों पर। आज हम कह रहे हैं कि हॉकी से आने वाले युवा पीढ़ी को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। जरा याद करिए इन लोगों के कारनामे, और इस युवा पीढ़ी को जो आज खेल रही है उसको कहां से प्रोत्साहन मिला? उसको प्रोत्साहन इन्हीं लोगों से मिला। ये अलग बात है कि हॉकी बदली, चीजें बदली, 1976 में एस्ट्रोटर्फ आया, हॉकी का स्वरूप बदला, हॉकी का स्टाइल बदला, कौशल की कमी जो आर्टिस्टिक हॉकी थी, एशियन हॉकी, वो बदला। लेकिन इन बदलावों को आत्मसात करते हुए आज भारतीय हॉकी पुरुष टीम और महिला टीम दोनों ने इसको उस हद्दे पे, उस जगह पे लाके खड़ा किया है जहां से हम आगे देख सकते हैं मील का पत्थर। मील का पत्थर है। राजपाल जी, एक बार फिर से आपके पास आता हूं। जब आप खेलते थे और ज़बरदस्त माहौल था उस समय, फिर लेकिन धीरे धीरे हम सब लोग, देश के लोग भूल जाते हैं, मतलब खिलाड़ियों को, हॉकी को। जब कोई जीत के आता तो हम बहुत शाबाशी देते हैं, ताली बजाते हैं और 2-3 दिन तक देश में माहौल रहता है, लेकिन फिर लोग भूलने जाते हैं, जिसका इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग उसके एक कल्प्रिट हैं, जो कि मैं एक्सेप्ट भी करता हूं कि हम लोग उसको वो चीज़ नहीं देते। लेकिन आज इस मौके पे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब शायद वो मौका है जहां पे दोनों ही टीमों ने हमारे वो प्रदर्शन करके दिखाया कि अब इस मोमेंटम को छोड़ना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए और इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। राजपाल जी, आपसे समझना चाहता हूं मैं कि उस मूवमेंट में और जब आप खेलते थे, आज के मूवमेंट में क्या फ़र्क है और हम लोग किस चीज़ के लैक कर जाते हैं जिससे हम भूल जाते हैं, हम उस चीज़ को मेंटेन नहीं करते? देखिए, मैं पर्सनली ये समझता हूं कि किसी भी स्पोर्ट्स को किसी भी कंट्री में अगर आपने बनाए रखना है तो उसके लिए जीत बहुत जरूरी है। अगर आज हम हॉकी की बात कर रहे हैं या किसी भी स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं जो ओलंपिक्स में मेडल लेके आए हैं, उसमें उनकी जीत का बहुत बड़ा हाथ रहता है। हाँ, कहीं ना कहीं हमारी जो परफॉर्मेंस रही है हॉकी की, अगर अच्छी नहीं रही है, इसी वजह से ही लोगों ने किसी और स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दिया। अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि 1982 में हम पाकिस्तान से 7-1 से हार गए थे और 1983 में हम वर्ल्ड कप जीते थे क्रिकेट का। तो कोई भी देशवासी है वो हमेशा जीत की तरफ जाएगा। तो मुझे लगता है वो एक टर्निंग पॉइंट था जब हॉकी से लोगों का ध्यान
हटकर दूसरी स्पोर्ट्स की तरफ गया। अच्छी बात भी है कि हमें दूसरी स्पोर्ट्स को भी उतना ही इनकरेज मिलना चाहिए जितना हॉकी को पहले मिलता था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अभी मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, कहीं ना कहीं गलतियां रही का म्यार काफी नीचे आ गया था। लेकिन धीरे धीरे उन प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को भी क्रेडिट जाता है। स्पेशली मैं बोलूंगा कि जब हम 1998 में एशियन गेम जीते, फिर उसके बाद बहुत अच्छा हमारी परफॉर्मेंस रही 2000 सिडनी ओलंपिक में, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। बैड लक था जब जुगराज को चोट लग गई थी। तो मुझे लगता है कि वो काफी अच्छा दौर चल रहा था हॉकी का। धीरे धीरे थोड़ा कम आ गया हम, क्योंकि हॉकी को दूसरी गेम्स के साथ हम उसका जो कंपैरिजन करने लग जाते हैं। हर गेम का अपना अपना एक फील्ड है, अपने स्पेक्टेटर्स हैं, लवर्स हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके से हॉकी को प्यार मिल रहा है हिंदुस्तान में, मुझे लगता है बहुत ज्यादा। नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। और मनजिंदर सिंह जी, कौर साहब के पास मैं एक बार फिर से जाता हूं। मनजिंदर जी, जो अच्छा हुआ है ना वो ये हुआ है कि देखिए मेंस हॉकी के जलवे तो हमारे पास पहले भी है कहने के लिए, इतने सारे पहले के गोल्ड मेडल, मेजर ध्यानचंद और अभी के भी परफॉर्मेंस, और बीच में भी ऐसा नहीं है हॉकी ने किया है, वो कंसिस्टेंसी नहीं थी। लेकिन वुमेन्स हॉकी, जिसके लिए गर्व करने के लिए शायद एक वो पिक्चर ही हमारे पास थी, चक दे इंडिया, जिसे देख के अच्छा लगता था, लेकिन एक्चुअल में जब वो जमीन पर उतरी, मतलब वुमेन्स हॉकी आज इतिहास में पहली बार उसने जगह बनाई अपनी टॉप 4 टीम्स में। और ठीक है, दुर्भाग्य से हम हार गए ब्रॉन्ज, लेकिन जो लड़कियों ने खेल दिखाया और जो एक ललक जगाई है, आप क्या कहेंगे कि मेंस हॉकी तो ठीक, लेकिन वुमेन्स हॉकी के लिए देश के अंदर ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है? बिल्कुल सर, देखिए जैसे इतने टाइम के बाद सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए खुशी कि हम ओलंपिक्स में फर्स्ट 4 में, जो कि किसी ने भी ये इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग यहाँ तक पहुंचेंगे। उसके बाद जो हमारी लड़कियों ने जैसे ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसके बाद बेशक हम सेमीफाइनल में लूज किया, बहुत ही अच्छी गेम हुई है उसमें। और ये मतलब अनएक्सपेक्टेड, चलो हम हारे हैं लेकिन फिर भी ये जो ओलंपिक्स के फर्स्ट 4 में आना, ये किसी मेडल से कम नहीं है। लेकिन जो ये सर इतने लंबे से हॉकी टीम को, जैसे मेंस है, मेंस की टीम अच्छी है, मेंस को फिर भी थोड़ा बहुत सर एक्सपोजर मिलते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग लड़कियों को काफी कम मिलते हैं। यही होता है शुरू से कि लड़कियां तो पीछे हैं, लड़कों की टीम ऐसे है हर गेम में, ठीक है ना। लेकिन आज जैसे हॉकी का हुआ तो हर छोटा छोटा बच्चा, हर गली में सबको लगेगा नहीं नहीं हॉकी तो बहुत अच्छी गेम है। तो अब हॉकी का जो हमारा फेम है वो वही 80 जो पहले था लड़कियों का 82 में जब गोल्ड मेडल था, वही फिर माहौल दोबारा से रिपीट हो गया। तो ये हमें बहुत ही एक अच्छा टाइम है कि हम आने वाले ओलंपिक्स में, जैसे हम लोगों ने आज हमारी टीम कल जो जैसे भी हम खेले हैं, आने वाले टाइम में भी अब इंडिया का एक प्रेशर बन जाएगा कि नहीं जो इंडियन टीम है वो ऐसे नहीं बहुत अच्छी है। ये हमारे काफी प्लस पॉइंट है जो आने वाले टाइम में हमारे जो आने वाली नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जूनियर बच्चे हैं, उनको ये बहुत ज्यादा इंकरेज करेंगे। विपिन भाई, मैं मनजिंदर जी की बात से पूरी तरह सहमत होते हुए ये कह रहा हूँ कि हमें तो विमेंस हॉकी इसलिए ज़्यादा अच्छी लगी कि आप अभी गूगल करें, हमारे देश के जो लोग ये शो देख रहे हैं, हर खिलाड़ी की एक एक सेपरेट स्टोरी लिखी गई है। आप रो पड़ेंगे बिल्कुल कि किस परिस्थिति से निकल के यहाँ तक पहुँचे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये जो लड़कियों ने खेल दिखाया है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और इस मोमेंटम को अगर हमने छोड़ दिया तो ये गुनाह होगा। विमल भाई, मुझे लड़कों की जीत की खुशी है, बहुत बढ़िया लगा, जीतते रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, लेकिन लड़कियों ने जो करके दिखाया है, आप उनकी स्टोरी पढ़िए, किस मुसीबत में वो खेलती हैं, उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती लड़कों के सामने, देश से भी उतना उनको इनकरेजमेंट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी उन्होंने करके दिखाया। विमल जी बिल्कुल नीरज, अगर आप देखें लड़कियों की उपलब्धि कई मायनों में ऐतिहासिक है। देखिए, पहला नंबर आपको 2-3 चीजें समझनी होंगी। हमारा पुरुषों का जो इतिहास रहा है स्वर्णिम रहा है, 8 गोल्ड मेडल और सारी चीजें हमें पता ही है। भले ही हम पिछले कुछ सालों से ओलंपिक में नहीं पहुंच पा रहे थे सेमीफाइनल में, लेकिन लड़कियों के पास क्या था? कुछ नहीं। 1980 में इन्होंने भाग लिया ओलंपिक में, उसके बाद 36 साल कुछ नहीं। 36 साल बाद ये रियो में पहुंचे। उस ओलंपिक में मैं था, वहां पर कवर कर रहा था। इस टीम को कोई पूछने वाला नहीं था, कोई इन पर स्टोरी नहीं करने वाला। रानी रामपाल के हम लोगों ने इंटरव्यू किया, कोई मीडिया वाला नहीं पहुंच रहा था उन पर, बड़ी नाराज थी वो।
वो सारे मैच हार गई यहां पर। और अब इस ओलंपिक से ठीक पहले उनकी रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग 13-14 पे थी, करीब 6 महीने पहले। 13-14 की रैंकिंग से ओलंपिक से ठीक पहले उनकी रैंकिंग 9 हुई। 9 के बाद ये रैंकिंग वाली टीम टूर्नामेंट खत्म होने, ओलंपिक खत्म होने के बाद चौथे नंबर पे। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर भारतीय हॉकी का इतिहास उलट कर देखें, और इसमें पुरुषों की भी टीम को आप इंक्लूड कर लीजिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 9वें नंबर की टीम, 9वें रैंकिंग की टीम ने सेमीफाइनल तक में जगह बनाई है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि भाई ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। मेडल आए या ना आए वो उसको आप भूल जाइए कि एक टीम जिसने खेलना ही शुरू किया 36 साल बाद, अभी रियो में गए थे, जुम्मा कहते हैं जिनको 8 दिन नहीं हुआ है, वो टीम जिससे कोई उम्मीद नहीं थी, उन्होंने सबसे बड़ा अपसेट किया, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बाहर कर दिया। और तब जबकि वो शुरू के 3 मैच बुरी तरह से हारे थे। तो इस टीम की जितनी भी आप कहानियां करें, इनके इतने स्टार, आपको यकीन नहीं होगा। आपने चक दे इंडिया देखी, फिल्म है, लेकिन इनकी स्टोरी देखेंगे तो आपको लगेगा ये कहानी फिल्मी नहीं, मतलब यकीन ही नहीं होगा। लड़कियों की कहानी देखिए, कोई किसी लड़की के पिता जो हैं दारू पी के पीटा करते थे, वो लड़की स्केप के लिए कि नहीं घर में मार ना पड़े, 1 जून का खाना मिल जाए, उसके लिए हॉकी अडॉप्ट किया। हमारे यहां वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि लड़कियों को हम वैसे भी इनकरेज नहीं करते हैं। दूसरी चीज, आप जब पुरुषों की हॉकी टीम की बात करते हैं, यहां पर अभी भी आपके पास एक बहुत बड़ा पूल है। अभी भी पूरे देश में बहुत सारे लोग अलग अलग हिस्सों में हॉकी खेलते हैं। महिलाओं की हॉकी, आप कितने लोगों का, आप मुझे बताइए, जो महिला लड़कियों का आप हॉकी खेलते देखते हैं आस पड़ोस में, आप बताइए। आपको जाना पड़ेगा, दिल्ली में आप जाइएगा, नेशनल स्टेडियम में कैंप में लड़कियां दिखेंगी, गांव वगैरह में कुछ। तो आपके पास टैलेंट पूल कम है। अनलाइक फॉर ओवरसीज कंट्री, आप अर्जेंटीना में जाइए, नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, लेकिन वहां की लड़कियां, इतने सारे क्लब्स हैं, वहां पर आपको लड़कियां खेलते हुए मिल जाएंगी। आप ऑस्ट्रेलिया से तो तुलना ही नहीं कर सकते हैं, हर मोहल्ले में हॉकी स्टिक लेके घूम रहा है। तो जो संसाधन हमारे पास कुछ नहीं है, हम 1 पैसे खर्च नहीं करते हैं, जरा भी उत्साह नहीं बढ़ाते, उसके बावजूद ये लड़कियां इतनी दूर तक पहुंची हैं, ये तो मतलब चमत्कार मैं मानता हूं इसको। जी मलय साहब, अब देखिए, हो गया बढ़िया, आज हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत गर्व मना रहे हैं, बड़ी बातचीत हो रही है चारों तरफ, मीडिया में जय जयकार, और बहुत सारे इनाम भी दिए जाएंगे जब ये टीमें लौट कर आएंगी। लेकिन दिक्कत ये है कि कहीं फिर वही कि महीने 2 महीने बाद ये चीजें कहीं बैकड्रॉप में चली जाएंगी, कोई ना ऐसा टूर्नामेंट होगा, ना कोई ऐसी चीजें होंगी। अगले ओलंपिक तक जाते जाते या तो याद आएगी कि भाई पिछले ओलंपिक में ये प्रदर्शन था। लेकिन अभी हम जो पूरी दुनिया का ऑर्डर देख रहे हैं सर, हर बड़े देश ने या दूसरे देशों ने सारे गेम्स को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। मतलब एक बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है सबके पास अपने गेम्स को ऊपर बढ़ाने के लिए। हॉकी अच्छा कर गई, लेकिन ये अच्छा करे, अगले में मेडल लाए या गोल्ड मेडल तक जाए, क्या वो व्यवस्था हमारे देश में है? मलय सर। मलय जी, आपसे सवाल। आपकी आवाज नहीं आई। मलय सर, मैं ये कह रहा था कि अभी हम बहुत खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, पूरे देश में वाहवाह हो रही है, मीडिया भी गुणगान कर रहा है और दुनिया भर से तारीफें मिल रही हैं। लेकिन आगे चल के अगले ओलंपिक में या ड्यूरिंग दैट टाइम जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं उसमें ये प्रदर्शन बरकरार रहे, उसके लिए क्या देश में इंतजाम है? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम होल्ड करते हैं हॉकी के लिए? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत विकास हुआ है और इसमें उड़ीसा ने बहुत योगदान दिया है, उनके मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। और जगह जगह एस्ट्रोटर्फ भी अब काफ़ी जगह बिछा दिए गए हैं। कुछ राज्यों में हॉकी पर विशेष जोर दिया गया है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, और कुछ राज्यों में हॉकी परंपरागत रूप से खेली जाती रही है, झारखंड है और मध्य प्रदेश है, बिहार है, वहाँ थोड़ा बहुत कुछ हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा मुझे जो लगता है कि जब आप एक अंतर्राष्ट्रीय एरिना में जाते हैं, जब आप ओलंपिक एरिना में उतरते हैं, तो उसकी जो चकाचौंध है उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय टीमों के साथ अधिक से अधिक मैच खेलें। ये बड़ा ज़रूरी होता है। आप जरा क्रिकेट का एनुअल कैलेंडर उठा के देख लीजिए, हॉकी का कैलेंडर उठा के देख लीजिए, कितनी बार हमारी टीम क्रिकेट की बाहर जाती है या बाहर की टीमें आती हैं, और हमारे हॉकी वाले कितनी बार जाते हैं और आते हैं। तो इस तरह से अगर हम हॉकी का विकास करना चाहते हैं और अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को इसमें और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर और नेशनल एक्सपोजर दोनों देने की बहुत ज़रूरत है, सबसे पहला। दूसरा कि पहले जैसे हॉकी में होता था कि
प्राइमरी स्कूल लेवल से, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल से लेकर नेशनल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, उस तरह से प्रतियोगिताएं होती थी जिनमें आप टैलेंट सर्च करते थे, प्रतिभाओं की पहचान करते थे और सर्च करने के बाद उसको आप चिजल करते थे, उसको तराशते थे। ये प्रतिभा है, इसको तराश के, इसको बचपन से ही हम 8, 9, 10 साल से ही बचा कर रखें, सहेज कर रखें, सजो कर रखें। ये बाहर के देशों में होता है, हम भी अपने यहाँ करें, एक पूल ऑफ प्लेयर्स तैयार करके उनको फिर आगे बढ़ाएं। तो इस तरह की जो होगी बातें, और सिर्फ ओलंपिक के पहले और ओलंपिक के बाद बात कर लेने से, उनके आंसुओं पर आंसू बहा लेने से, उनकी खुशी पर खुशियां मना लेने से काम नहीं चलने वाला। अगर आपको पेरिस की तैयारी करनी है तो कल से शुरू करिए, हॉकी को वही प्रश्रय दीजिए, मीडिया भी हॉकी को वही दिखाए, उतना ही दिखाए जितना अभी दिखा रहा है। देश के लोग हॉकी पसंद करते हैं। आज आप सुबह देखते कि कितने लोग हॉकी देख रहे थे, या जब भारत का ब्रॉन्ज मेडल का मैच हो रहा था कितने लोग देख रहे थे। तो जब इस तरह की स्पर्धा होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा होगी, जिसका पूरा प्रचार प्रसार होगा, तो अपने आप लोगों की रुचि बढ़ेगी। जब विजिबिलिटी बढ़ेगी, जो दिखता है सो बिकता है, जब विजिबिलिटी बढ़ेगी तो अपने आप लड़कियां भी आएंगी और लड़के भी आएंगे, और बचपन से जो छंट के आएंगे, जो पौध छंट के आएगी, हर लेवल पर अलग अलग खेलने वाले आएंगे। सिर्फ ये नहीं होगा कि जिन्होंने जीता वो भी एक ही राज्य के हों तो उनको दे दिया जाए 50 लाख रुपया, 9 लोगों को एक राज्य के 50 लाख रुपया, बाकी राज्य के मुख्यमंत्री भी दें, या फिर एक ही मुख्यमंत्री सबों को दें। इस तरह की बात जब तक नहीं होती तब तक हॉकी का विकास ऐसे ही धुक-धुका कर पहले वेव के बाद सेकेंड वेव के लिए बड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। नीरव सर, मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ, आंकड़े देश के सामने रखता हूँ, समझ में आएगा कि हम कितना करते हैं। आज हम ताली बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हरियाणा सरकार कह रही है हम 2.5 करोड़ देंगे, 50-50 लाख खिलाड़ियों को देंगे। सब 2 दिन के लिए है। असली कहानी मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारा खेल बजट है 2600 करोड़ का। 135 करोड़ के देश में सैकड़ों खेल हम खेलते हैं, 50 एसोसिएशंस बना रखी हैं, बजट है 2600 करोड़ का। खेलो इंडिया खेलों का इतना बड़ा हम नगाड़ा पीटते हैं, बजट है 1100 करोड़ रुपए का। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए हमने रखे हैं 109 खिलाड़ियों के लिए मात्र 22 करोड़, 5 लाख रुपए भी नहीं खर्च करना चाहते हम। और हम ये कल्पना करते हैं कि हम जाके टोक्यो में झंडा गाड़ देंगे। रवि दहिया मेडल लेके आ रहा है, मैं उसके पिताजी का इंटरव्यू सुन रहा था। 2 घंटे लाइट आती है उसके गांव में दिन में, 2 घंटे हरियाणा में। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम तो बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, 2500 करोड़ का हमारा बजट है, घटा दिया गया है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खेल से जीते। जब मैंने विपिन से कहा कि वो 11 स्टोरी पढ़ी, मेरे आंसू निकल आए कि बिना किसी मदद के वहां तक लोग पहुंचे हैं। और हमको लगता है कि हम मेडल नहीं लाए, क्यों नहीं जीत पाते हैं, ये वजह नहीं जीत पाते हैं। 1700 टर्फ है फॉरेन की एक कंट्री के अंदर हॉकी खेलने के लिए, हमारे यहाँ 40 नहीं है। बातें हम करते हैं, सारे एसोसिएशन के अध्यक्ष नेताजी हैं। पंजाब के लड़के हॉकी में है तो कैप्टन साहब कहते हैं कि पंजाब के लड़के जीते हैं। हरिद्वार में कुछ मूर्ख लोग जाके वंदना कटारिया घर के बाहर बदतमीजी करते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम झंडे गाड़ेंगे। मनजिंदर जी, खुल के बोलिएगा, दिल की बात बोलिएगा, क्योंकि ये मौका है जो हम जगा सके लोगों को। क्या ये सच नहीं है कि बहुत कम फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लगभग ज़ीरो, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वहाँ से गोल्ड के बिना लौटे नहीं? बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। फैसिलिटीज जो हमें इंडिया कैंप में मिलती है, जैसे जब हम लोग कैंप्स में चले जाते हैं, वहाँ तो हमें हर चीज हर टाइम पे, सही टाइम पे हर चीज मिल रही है। लेकिन जो हमारा बेस है, जहाँ से हमने बच्चों को निकालना है, जो हमारा स्कूल्स हैं, अकेडमीज हैं, जैसे हम 6 साल के 7 साल के बच्चे हैं, उनके पास, किसी के पास जूता नहीं है, किसी के पास हॉकी नहीं है, तो वो इतनी गरीब फैमिली से हम लोग बच्चे हॉकी वाले हैं, कहाँ से अफोर्ड करेंगे? खाने के लिए नहीं है। अब देखिए आप, जो अब इतने हम लोग बैठे हैं, हम रोज बात कर रहे हैं, इतनी खुशी मना रहे हैं, लेकिन जो इसके पीछे की कहानी है, उनको 15-20 साल लगे पहुंचने के लिए। वो कैसे कैसे पहुंचे हैं ये किसी को नहीं पता। कि वो ग्राउंड में डिब्बी में चने डाल के लाते हैं, शूज टूट गए तो मोची के पास जाना, साइकिल की चेन खराब होगी, ये चीजें जो है हमारी, जो बच्चा, जब जो बच्चे हैं 10 साल के हैं, 11 साल के, उनकी अकेडमीज होनी चाहिए,
वहाँ उनको प्रॉपर डाइट हो, प्रॉपर रहने का, उनको खेलना को कि हमने खेलना है। लेकिन यहाँ तो साइकिल टूट जाती है, जूता नहीं है, हॉकी नहीं है, फैसिलिटीज नहीं, तो कैसे खेलेंगे बच्चे? और कहाँ से आप सोचते हो कि हम मेडल लाएंगे ओलंपिक्स में? ये इतनी मेहनत के बाद, इतने साल के बाद हमें ये मेडल मिला है, नहीं भी मिला लेकिन ये किसी मेडल से कम नहीं है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि लड़कियां इतना अच्छा कर पाएंगी। लेकिन ये दिखाने के लिए कि हम क्रिकेट को देखो, हर टाइम मीडिया, हर छोटे से बड़ा मैच, लेकिन हॉकी का कोई पॉपुलैरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो फिर वैसे भी लड़कियों को हर चीज में पीछे, तो फिर कहाँ से मेडल चाहेंगे? कौन हॉकी में आएगा? आज मेडल आया, वाह वाह हो रही है, 15 दिन के बाद कोई हॉकी प्लेयर जाता है, उसको कोई पहचानता नहीं है, क्योंकि मीडिया में हम लोग हाईलाइट ही नहीं करते हमें। अब हम लोग सर 2002 में गोल्ड मेडल था, कॉमनवेल्थ में हमने इंग्लैंड को हराया, 98 में हमारा सिल्वर मेडल था, लेकिन आपने हमें पता चला बुलाया, किसी को क्या पता वहां तब कौन था? हॉकी में जब तक मीडिया हाईलाइट नहीं करता हमारे बच्चों को, एकेडमीज, पैसा, हर चीज प्रॉपर नहीं मिल पाती, तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक और मजेदार बात बताता हूं आपको। राजपाल जी सुनिएगा आप भी सर। कहा गया है कि रवि दहिया के नाम पे एक स्टेडियम बनेगा उनके गांव में जीतने के बाद, पहले नहीं। हम वो काम तब करते हैं जब हमको एक इवेंट मिलना चाहिए कुछ चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, लेकिन हम पहले नहीं करते। जीत के आ गए तो पैसे की बारिश कर रहे हैं। उस बच्चे को दीजिए ना जो जिसको कल खेलना, जिसको अगले ओलंपिक के लिए तैयारी करनी है, उसके लिए हम क्यों नहीं देते? राजपाल जी, बड़ी मतलब मैं आज इस माहौल में मूड नहीं ख़राब करना चाहता, लेकिन मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, सिर्फ फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई किसी पे ब्लेम गेम नहीं, कि अगर आज हम नहीं करेंगे ना तो फिर अगली बार हम यही चर्चा इसी तरह ही करते रहेंगे कि अरे जरा सा चूक गए। लेकिन पलट के पन्ने देखिए, एक आंकड़ा और रख देता हूँ, उसके बाद विमल जी आपसे भी और राजपाल जी आपसे रिएक्शन है। 1951 के पहले एशियन गेम्स के आंकड़े मेरे सामने हैं। 15 गोल्ड, 16 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज, 51 मेडल हम जीते थे। आज हमारी टैली क्या है? ये इसलिए है क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते। 35 लाख करोड़ का बजट है इस देश का, और खेल के लिए 2600 करोड़। 135 करोड़ लोगों के बीच में से हमें खिलाड़ी निकालने हैं, हर शहर में निकालने हैं, हर गांव से निकालने हैं। बजट देखिए आप, हम दोष देंगे कि साहब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। राजपाल जी पहले आप। जी जी, देखिए, कभी भी कोई पूछता है कि हॉकी की या किसी और बाकी स्पोर्ट्स की ऐसी दशा क्यों। अगर मैं हॉकी की बात करूं, वैसे तो मैं एक लाइन में इस बात को खत्म कर देता हूं कि हर फेडरेशन को, जितनी भी हमारी स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं, उनको बीसीसीआई से सीखना चाहिए। अगर हमारे पास भी, मैं ये कहता हूं कि हर फेडरेशन के पास एक मिस्टर डालमिया होना चाहिए, एक मिस्टर बिंद्रा होने चाहिए, जो एक रोड मैप तैयार कर सके कि हम प्लेयरों को एज ए प्रोफेशन इस गेम में कैसे लेके आना है। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल ही नहीं है। लेकिन हमारी फेडरेशन ये नहीं चाहती हैं कि प्लेयर हीरो बने। हमारी फेडरेशन ये नहीं चाहती हैं कि प्लेयर्स के पास इतना पैसा है। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास क्रिकेट का, आप वो क्यों नहीं उठाते? हम गवर्नमेंट को भी जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, हम लोगों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। बीसीसीआई ने अपने आप को, अपना ही कद इतना ऊंचा कर लिया है कि वो गवर्नमेंट के किसी बजट पे डिपेंड ही नहीं करते। वो अपने पुराने प्लेयर्स को जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले उनको पेंशन दे रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, आप सभी इधर बैठे हैं, सभी पुराने प्लेयर बैठे हैं, हॉकी इंडिया क्या देगी, पेंशन क्या दे रही है? इवन कि आप उठा के देख लीजिए, आपने इतना बड़ा बजट का सारा चिट्ठा खोला है, आप जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं हॉकी के, उनमें से कितना पैसा प्लेयर्स को जाता है? कितनी इनकी मैच फीस है? कभी क्वेश्चन किया? आज तक कभी किसी ने नहीं किया। और ये भी मैं आपको बता दूं, प्लेयर कभी बोलेगा भी नहीं। जो बोलता है वो आज सिर्फ टीवी पे बैठा होता है, और ये असलियत है। और कोई भी सीनियर प्लेयर उसका साथ नहीं देता है। यहाँ पे सीनियर प्लेयर भी बैठे हैं, कोई नहीं बोलेगा। जी राजपाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब यहाँ पे वही बात आ गई विपिन कि खेल एसोसिएशन में या तो बोल रहे हैं नेताजी बैठे हैं या उनका अपॉइंटी बैठा है। राजपाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने जो एसोसिएशन बनाई है उसका अध्यक्ष कौन है? कोई ना कोई नेता। पूरे देश के उठा के देख लीजिए, या तो पॉलिटिकल अपॉइंटी है या पॉलिटिकल खुद ही है वो। और जो सीनियर खिलाड़ी की बात करें वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। सीनियर खिलाड़ी अकेला व्यक्ति है, वो आपके साथ खड़ा हो गया तो वही बाहर हो गया, तो उसको लगता है भाई हम अपना खेल क्यों खराब करें। राजपाल जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। राजपाल जी इसका निदान कैसे निकलेगा?
क्या करना चाहिए? अरे मैं तो ये समझता हूं कि एक तो प्लेयर्स को अपना राइट समझना चाहिए। एक वर्ल्ड कप हो रहा है और एक सीईओ किसी फेडरेशन की कैप्टन को बोल रही है गेट आउट, और वो कैप्टन आगे से सॉरी बोल के निकल जा रहा है। तो ये कमियां पेशियां किसकी हैं? अगर प्लेयर सरेंडर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्लेयरों की कमियां हैं, और उसमें से सीनियर प्लेयर्स को मैं सबसे ज्यादा जिम्मेवार समझता हूं, क्योंकि वो स्टैंड नहीं लेते हैं कभी भी। जो प्लेयर अपने हक के लिए लड़ते हैं, वो तो ये बोलते हैं कि भाई ये जमीनी गेम है। हॉकी की बात कर रहा हूँ कि ये जमीनी गेम है, हम तो जमीन पे खेलते थे, आप भी जमीन पे खेलो, आप क्यों अपना हक मांग रहे हो? अरे भाई, मैं साइकिल पे जाता था, मैं खेलता था, लेकिन आज अगर मेरे पास गाड़ी है तो मेरे बच्चे गाड़ी में बैठ के जाएंगे। आप ये चीज क्यों नहीं कहते कि जो मुश्किलों से हम निकले हैं उससे अगली जनरेशन ना निकले, वो और बेहतर आके निकले। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और शायद इसके लिए थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा पीछे जाके कि आखिर हुआ क्या, गड़बड़ कहां हो गई। विमल साहब, क्योंकि आप तो काफी लंबे अरसे से खेल को कवर करते हैं, हर तरह के स्पोर्ट्स को और क्रिकेट को भी। पुरानी बातें 1980 के दशक की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा बचपन ग्वालियर में बीता। वहां 2 स्टेडियम थे सर, एक क्रिकेट का स्टेडियम और एक हॉकी का स्टेडियम। क्रिकेट का स्टेडियम, और उसका नाम था कैप्टन, आज भी वही है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, यानी कि जो हॉकी का प्लेयर है उसके नाम पे क्रिकेट का स्टेडियम। और एक हॉकी का स्टेडियम था जिसका नाम रेलवे स्टेडियम था, क्योंकि रेलवे को बिलोंग करता था, और देश का पहला एस्ट्रोटर्फ था। ये 1980 के दशक की बात कर रहा हूं। दोनों में मैंने मैचेस देखे, दोनों में भारत पाकिस्तान, भारत इंग्लैंड, भारत हॉलैंड, इस तरह के मैचेस। दोनों में जनता खचाखच, क्रिकेट का मैच आए तो पूरी जनता, हॉकी का मैच आए तो पूरी जनता। लेकिन ऐसा क्या हुआ, जो अभी राजपाल सिंह साहब भी सवाल उठा रहे थे, कि बीसीसीआई तो ऐसा बढ़ा कि आज दुनिया का सबसे चमकीला बोर्ड है, और वही हॉकी जिसमें स्टेडियम खचाखच भरे होते थे उसी समय पे, वो आज कोई पूछने वाला भी नहीं है। विमल भाई। बिल्कुल, मैं आपको मैं आपको, विपिन जी, मैं आपको इसका जो, मैं सारे लोगों की बात सुन रहा था और मैं सबके पॉइंट को नोट कर रहा था। पहला नंबर, राजपाल जी ने जो बातें कही मैं बड़ा समर्थन करता हूं, लेकिन एक बात से मैं एकदम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रहता हूं कि सीनियर प्लेयर और प्लेयर को स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि प्लेयर इनसिक्योर कम्युनिटी होती है। आप जब टीम में आते हैं, आपको कब बाहर हो जाएंगे, आपका पूरा करियर दांव पे रहता है। और हॉकी प्लेयर तो छोड़ दीजिए, यहां हमारे क्रिकेट के सुपरस्टार किसी बात पे स्टैंड नहीं लेते, वो चयनकर्ताओं से नहीं भिड़ते हैं, बीसीसीआई से नहीं भिड़ते हैं। विराट कोहली को आपने कब स्टैंड लेते हुए देखा है? तो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, ठीक है? तो वो चीज तो मैं प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि वो एक स्टैंड ले। दूसरी चीज, हॉकी गर्त में क्यों गई? देखिए, एक बहुत अच्छा कंपैरिजन है आपके पास क्रिकेट से। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट, जैसे हम हॉकी में डोमिनेट करते थे, वेस्ट इंडीज करती थी 70s 80s में। वेस्ट इंडीज ने क्या किया, अपनी क्रिकेटर को और दिग्गजों को छोड़ दिया, ना उनके लिए पेंशन, ना उनको कोचिंग में इन्वॉल्व किया, उनकी क्रिकेट नीचे चली गई। हमारे साथ भी यही हुआ। मैं आपको एकदम पर्सनल आपको एग्जाम्पल देता हूं। 2003-4 की बात है, धनराज पिल्ले उस टीम में थे, जुगराज थे, सारे स्टार थे। ये ऑस्ट्रेलिया में गए, सीरीज जीत के आए, चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने बहुत अच्छा किया। मैं खुद लखनऊ गया था इनका कैंप कवर करने के लिए, सारे खिलाड़ियों पे आधे आधे घंटे की प्रोग्रामिंग की। असंभव था कि हॉकी खिलाड़ियों पे आधे आधे घंटे के शो टीवी चैनल में चल रहे थे, लेकिन केपीएस गिल उस समय फेडरेशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने 1 महीने बाद सारे रिपोर्टर की एंट्री बंद कर दी नेशनल स्टेडियम में। हम हैरान थे, क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा गया कि नहीं आप लोग खिलाड़ियों को हीरो बना रहे हो। हमने बोला भाई, क्रिकेटर के इंटरव्यू होते हैं, वो हीरो बन रहे हैं, आपको क्या ये जीत कर आए हैं? कहा गया कि गिल साहब नहीं चाहते हैं कि कोई भी खिलाड़ी मीडिया में हाईलाइट हो, वो हीरो बने, उसके पास है, क्योंकि उनका दबदबा खत्म था। अब आप यकीन नहीं कीजिएगा, आखिरी बार मैं उसी 2004-5 में नेशनल स्टेडियम में गया था, उसके बाद मैं गया ही नहीं। मैंने क्रिकेट की तरफ रुख मोड़ लिया। प्रोफेशनल सेटअप था, जाते थे, जर्नलिस्ट को एक सुविधा, प्लेयर के इंटरव्यू, एक्सेस, वही स्टोरीज करते थे। आप हॉकी के पीछे जाएंगे, आपको डंडे खा के निकलना पड़ता था केपीएस गिल के, कि आप ये नहीं कवर करोगे, वो नहीं दिखाओगे। भाई, अपने पैर पे हॉकी ने कुल्हाड़ी मारी है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तीसरी चीज, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें अभी भी क्रिकेट से सीखने की जरूरत है। मैं पुरुषों की क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, महिला की क्रिकेट देखिए।
बीसीसीआई ऐसा नहीं कि परफेक्ट बॉडी है, बीसीसीआई ने भी महिला क्रिकेट को कंप्लीटली नेग्लेक्ट किया। श्रीनिवासन थे पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने तो जिद ठान ली थी कि मैं महिला क्रिकेटर को तो मैं बीसीसीआई का हिस्सा ही नहीं मानूंगा। वो तो पूर्व महिला क्रिकेटर डायना एडुल्जी जब आई, जब सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी आई, उन्होंने इंटीग्रेट किया महिला क्रिकेट को, बोला नहीं आप टूर्नामेंट कराइए, उनकी फी लाई, कॉन्ट्रैक्ट लाया। अभी भी पुरुषों की तुलना में उनका कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, जीरो है। लेकिन एक काम क्या हुआ, लड़कियों ने वनडे वर्ल्ड कप में ये पहुंची, टीवी पे मैच टेलीकास्ट हुआ, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, आज महिला आईपीएल की बात चल रही है। एक एक स्टेप उन्होंने लिया है। भारतीय हॉकी को भारतीय क्रिकेट वाले महिला जो क्रिकेट है उससे सबक लेने की जरूरत है कि आप इंडियन क्रिकेट पुरुष क्रिकेट से तो तुलना ही नहीं कर सकते, वो तो एक एकदम अलग लीग पे है। जैसे आपने कहा महिला क्रिकेट का आपके पास एग्जांपल है, जुम्मा उनको भी 3 साल हुए हैं, महिला क्रिकेट को कोई नहीं पूछ रहा था, लेकिन आज मिथाली राज, झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर, सब घर घर का नाम है। जरूरी है आपके पास, जैसे मलय जी ने कहा कि टीमें विदेश में नहीं जाती हैं, विदेश में जाती हैं, हमें पता नहीं चलता क्योंकि उनके मैच टीवी पे नहीं आते, मीडिया लिखती नहीं है। छोटा सा अखबार में भारत की टीम 4-3 से हार गई, 2-1 से हार गई। अरे आप कैलेंडर बनाइए, आप इंसेंटिव दीजिए, दूरदर्शन का आपका स्पोर्ट्स चैनल है, आप बाकी स्पोर्ट्स चैनल को फ्री में दिखवाइए, आप स्कूल में कंपलसरी कराइए। आज ओलंपिक सब कोई देख रहा है, 15 दिन का टूर्नामेंट है, सब लोग नहीं देख सकते। आप बताइए स्कूल में स्पोर्ट्स के क्लासेस में कंपलसरी है, हॉकी का मैच होगा, एथलेटिक्स का मैच होगा, आपको आप क्रिकेट के लिए नहीं, आप कीजिए। जब लोग देखेंगे, आज मेरे घर में छोटे बच्चे देख रहे हैं, वो रेसलिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि ये दांव पेच क्या होता है, वो बॉक्सिंग के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे बताना पड़ता है। मुझे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूं, कई चीजों की टेक्निकलिटीज मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, बताता हूं। ये कल्चर कब से आएगा? एक्सपोजर से आएगा। क्रिकेट के बारे में एक्सपोजर है, हर कोई बात करता है, दिन रात टीवी पे देख रहा है, आईपीएल है, सीपीएल है, डीपीएल है, हर चीज देख रहे हैं। हॉकी का कहां टूर्नामेंट है? तो फंडामेंटली कई जगह एक लोगों को आप, सरकार को आप ब्लेम कर दीजिएगा या किसी एक को ब्लेम कर दीजिएगा, नहीं। फंडामेंटली हमारा बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन अच्छी बात यह है डिस्पाइट ऑल दैट, इतने फ्लॉज हैं सिस्टम में, सारी चीजें, लड़कियों की तारीफ करनी होगी। उन्होंने अपने दमखम पर इस खेल को नेशनल कॉन्शियसनेस में लाया, और मैं अग्री करता हूं कि इससे आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, आप बहुत आगे जा सकते हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं। जो मलय साहब ने कहा कि चीज का दिखना बहुत जरूरी, लेकिन नीरज जी एक बड़ा खुलासा आवाज अड्डा पे हो रहा है आज, और बड़ा मन दुखी हो रहा है। वो राजपाल सिंह साहब ने भी बात की और विमल भाई भी वो बात कह रहे हैं कि एक समय ऐसा आया जब फेडरेशन कह रही थी कि खिलाड़ियों को हीरो मत बनाइए। इससे दुखद बात क्या होगी? विपिन भाई, मुझे लगता है कि पैनल के लोग इस बात को जानते हैं, जब आप किसी भी एसोसिएशन में पॉलिटिकल अपॉइंटी घुसाना शुरू करेंगे, राजपाल जी क्यों नहीं हो सकते उसके, मनजिंदर जी क्यों नहीं हो सकती उसकी, जब आप उसमें पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल अपॉइंटी डालेंगे तो यही होगा। क्योंकि कुछ उनकी अपनी कमजोरियां हैं कि खिलाड़ी बड़ा ना बन जाए। खिलाड़ी बड़ा बनेगा तो आप भी बड़े बनोगे ना। बीसीसीआई इसलिए बड़ा नहीं है कि वो नीचे वाले बड़े छोटे रह जाएं तो हम बड़े हो जाएंगे। विराट कोहली इतने बड़े हुए हैं तब बीसीसीआई इतना बड़ा हुआ है, हमने इतनी सेंचुरीज मारी तब जाके बीसीसीआई पे पैसा तो आया। मुझे लग रहा है कि शायद मतलब आप जो प्रयास कर रहे हैं उसका जवाब ये मिल के आ रहा है कि ये कोई स्टेडियम की कमी, पैसों की कमी नहीं, तो बाद में है, ये सोच की कमी, सोच की कमी और सिस्टम की कमी है। मैं सोच से ज्यादा सिस्टम इसलिए लाना चाह रहा हूं क्योंकि अगर सिस्टम होगा तो सोच होगी। राइट। उदाहरण के लिए जो ये महिला हॉकी में हमारी लड़कियों ने खेला है, ये आईना दिखा रहे सरकार को कि तुम्हारी बिना मदद के हम सेमीफाइनल खेलेंगे। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जो आदमी को अगर हम पुश कर दें, उसके लिए फैसिलिटीज दे दें, सर पे गट्ठर उठा के अगर मीराबाई चानू जीत सकती है मेडल, तो ये सरकार को सोचने वाली बात है ना कि आपको टैलेंट हंट कैसे करना है, स्कूलों में खेल का कल्चर कैसे बनाना है। विमल भाई सही कह रहे हैं, अभी पिछले 10-15 दिन से सारे चैनल पे स्पेशल प्रोग्रामिंग चल रही है। हम लोग बिजनेस चैनल फिर भी हम इस पर डिबेट कर रहे हैं। राइट। क्योंकि हमारे सामने वो चीज आई तो हम उसको दिखा रहे हैं। जब सिस्टम उसको चाहता ही नहीं तो हम क्या करेंगे इसमें। इसलिए मेरा सवाल सिस्टम पे, एक छोटा सा ब्रेक लेना सर, यहाँ पे ब्रेक से लौट के आके इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि जब तक हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे खिलाड़ियों को, हम याद नहीं रखेंगे कि रानी राजपाल कौन है, उन लोगों ने क्या किया, तब तक शायद बात नहीं बनेगी। और ये मौका इसलिए बढ़िया है क्योंकि हमने मेडल जीता है। बहुत किसी ने भी बात कही कि जीत के साथ आप याद रखते हैं, तो वो जीत हो गई ना, अब याद रखना पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212।
बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो. This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. कुछ ऐसा ही महसूस होता है ना जब आपकी कमाई पर टैक्स की कैंची चलती है, लेकिन अब आपको टैक्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स हो या जीएसटी से जुड़ा कोई भी सवाल, दिग्गज टैक्स एक्सपर्ट के साथ मैं करूंगा आपकी हर उलझन दूर. देखिए टैक्स गुरु अब इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर. स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में. और आज बातचीत हम लोग कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, रादर हम ये कहेंगे, थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहे हैं लेकिन सेलिब्रेट कर रहे हैं हम अपने ओलंपिक के सारे पार्टिसिपेंट्स को जिस भी खेल में है. हम ओवरऑल खेल की बातें यहाँ कर रहे हैं, खेल सुविधाओं की बातें कर रहे हैं. हॉकी में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, रेसलिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बैडमिंटन में हम जीत के आए हैं. तो बातचीत ये समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों से, एनालिस्ट से, कि ऐसा क्यों है कि 1951 में हम इतने मेडल जीतते थे, वर्ल्ड चैंपियन थे हम हॉकी में, और हम धीरे धीरे यहाँ पहुँच गए कि अब हमको एक एफर्ट में भी सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है. मैं बहुत कोट अनकोट बात कर रहा हूँ कि एक एफर्ट में हमको सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है. ये सोचने वाली बात है. एक छोटी सी बात और रखता हूँ मनजिंदर जी, फिर आप जवाब दीजिएगा. अभी कुछ दिन पहले मैंने एक नाम में उसको याद नहीं आ रहा, वो हॉकी की प्लेयर थी, वो बच्चियों के लिए कोचिंग चलाती हैं. उन्होंने अपना दर्द ये बताया कि उनको साई से, किसी राज्य सरकार से, कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है. हस्बैंड वाइफ दोनों चलाते हैं, उनका प्रेम है हॉकी के लिए, और लड़कियों के लिए चलाते हैं, और बढ़िया लड़कियां वहाँ से तैयार होकर निकलती हैं. मनजिंदर जी, ये स्थिति है हमारे देश की. बिल्कुल सर. प्रीतम सिवोच है, अर्जुना वाडी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, एशियन गेम में सिल्वर मेडल है. वो उसको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है कि उसने अपनी ग्राउंड को, रेलवे के साथ वो नौकरी करी है और सुबह शाम वो ग्राउंड में जाती है. और जो नेहा गोयल है, वारसी आज ओलंपिक्स में खेल रही है, शर्मिला है, ये सब उसी ग्राउंड के बच्चे हैं जो उन्होंने अपने हाथ से थोड़ी थोड़ी ग्राउंड करके कैसे बनाई है, कैसे बच्चों को वहां पे उसकी हॉकी शुरू, आज से 16 से 18 साल पहले सर, जब उन्होंने ग्राउंड में सोनीपत में काम करना शुरू किया तो वहां कुछ नहीं था. हम भी गए हैं ग्राउंड में, कोई हॉकी नहीं है, कोई शूज नहीं है. धीरे धीरे बच्चों को कोई सीरियल प्रेस में कोई उसको शूज दे रहा, कोई हॉकी दे रहा, मतलब वो सबसे कह रही कि मेरे को कुछ ना कुछ आप लोग दो. लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी. वो सुबह देखो दिल्ली जाती है, फिर ग्राउंड आती है. इतना पैशन हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं. सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए कि जिस ग्राउंड से 3 बच्चे निकले, हो सकता है उस ग्राउंड से कल को 6 बच्चे ओलंपिक्स में आए. लेकिन जो काम करता है, वही जैसे राजपाल जी कह रहे थे, मैं इनकी बात से सहमत हूँ. सब लोग क्यों नहीं काम करना देना चाहते, क्यों नहीं उसको हाईलाइट करते कि वो इतना अच्छा काम करी, उसको सपोर्ट हम क्यों नहीं कर रहे. जो बंदा इतना काम कर रहा है, अपनी जॉब कर रहा है, कोई एक पैसा कोई उसको नहीं कर रहा, बच्चों के लिए कर रही है, अपने देश के लिए कर रही है, और उसको सब कुछ मिल रखा है. लेकिन हमारे देश के लिए कि आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, वो हॉकी के लिए कि एक अच्छा रिजल्ट मिल सके, हमारा हॉकी जिंदा रहे, लेकिन उसको कोई सपोर्ट नहीं है. कोई ऐसा काम होता तो हम उसको खींचते हैं. जी, तो अब कैसे बदलेगा सब कुछ, थोड़ा उस पर आते हैं. मलय साहब, एक उदाहरण हम शायद बेल्जियम से ले सकते हैं. वो पूरी कहानी आपको पता होगी, जब बेल्जियम ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा किया तो कहानी चर्चा में आई. इस बार बेल्जियम पुरुषों का गोल्ड जीत चुकी है हॉकी में, बाकी भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है.
और उनके यहाँ शायद आज से 10 साल पहले ये हुआ कि उन्होंने अपने देश के तमाम साइंटिस्ट और खिलाड़ी और सब अलग अलग तरीके के लोगों का एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में चर्चा हुई और फिर एक पूरा वृहद प्रोग्राम तैयार किया गया कि कैसे देश को स्पोर्ट्स के पटल पर ऊपर ले जाया जाए, कैसे टैलेंट को सर्च किया जाए, उसे नरिश किया जाए और उसमें से बेस्ट टैलेंट को आगे बढ़ाया जाए। क्या इंडिया को भी अब अपने गेम्स को कुछ इसी तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज करके आगे बढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि अब हम कोई गरीब देश नहीं रह गए सर, हमारे पास पैसे भी हैं, जैसा आपने कहा संसाधन भी हैं, तो क्या कोई एक प्रॉपर प्लानिंग और एजेंडा के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, जैसा कुछ देश इस दुनिया के कर रहे हैं और वो मेडल टैली में नजर आता है? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं थोड़ा सा इसके पीछे भी जाना चाहूँगा। जो बात चल रही थी बीसीसीआई की तुलना नेशनल फेडरेशन, स्पोर्ट्स फेडरेशन से, दोनों दो एप्पल्स और ऑरेंजेस की तुलना नहीं की जा सकती। एक ओलंपिक चार्टर के अंदर बनी हुई संस्था है, दूसरी अपने आप को निजी कहने वाली संस्था है। दोनों के बीच में आप तुलना नहीं कर सकते। एक संस्था सरकारी खर्चे पे चलती है, सरकार के अनुदान पे चलती है, दूसरी संस्था अपना खर्चा खुद निकालती है, अपने लिए खुद पैसा जमा करती है। और इस ऑटोनॉमी में जब संस्था पर कंट्रोल की बात आती है, सिस्टम उसको अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, तो आप ओलंपिक चार्टर की ऑटोनॉमी को ले आते हो। कुल मिलाकर चौधराहट जो है ना संस्थाओं की, ये फेडरेशंस की, उस चौधराहट ने इस खेल को बर्बाद किया है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये तो पहली बात। दूसरी बात कि जो बात आपने कही, ये व्यवस्था, सिस्टम जिसकी आप बात कर रहे हैं, सिस्टम को ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि जो हमसे पैसा ले रहा है, जो सरकारी बॉडीज हमने बनाई हुई है, चाहे वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, चाहे स्पोर्ट्स मंत्रालय हो, जो हम पैसा दे रहे हैं उस पैसे का सदुपयोग कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और अगर और पैसे की ज़रूरत है तो पैसा उगाहा कहाँ से जाए, कहाँ से लाया जाए, इसका पूरा एक सिस्टम बनना है। इसकी एक पूरी व्यवस्था, एक रोड मैप चाहिए हमारे हर खेल को आगे बढ़ाने के लिए। इससे बढ़ के दुख की बात क्या हो सकती है मेरे भाई? ये बताओ कि तुम्हारे 15 निशानेबाज वहां जाते हैं, आप जानते हो निशानेबाजी में अगर आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती, 150-60 का हार्ट रेट था हमारे निशानेबाजों का, तो आप नहीं जीतोगे। और आपके पास एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नहीं है टीम का। इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है? आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो, आप बीसीसीआई की बात करते हो। अगर मीराबाई चानू को प्रधानमंत्री ने अमेरिका नहीं भेजा होता इलाज के लिए, तो मीराबाई चानू आज मणिपुर में चूल्हा फूंक रही होती। तो इससे बढ़ के क्या होता है? आपको पहले अपने भविष्य को कैसे आगे लेकर चलना है, इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार करिए, एक रोड मैप बनाइए। उस रोड मैप में अकाउंटेबिलिटी फैक्टर हो। ये नहीं हो कि जो बोल देगा वही होगा। आज मैं अध्यक्ष हूं, मैंने कह दिया केपीएस गिल साहब, उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब ऐसे खिलाड़ियों का, विमल ठीक कह रहा था, मैंने देखा है इस तरह की बातें होते हुए कि चौधराहट होती है। चौधराहट से बड़े बड़े खिलाड़ी यहां बैठ के कोई कुछ भी कह दे, एक भी पुराना खिलाड़ी बोलने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसको ये रहता है कि अगर मैंने कहा तो मुझे कुछ मिलना बंद हो जाएगा, कुछ मिलने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। मुझे हो सकता है असिस्टेंट कोच या कुछ कोच बना दें, वो भी नहीं बनाएंगे। ऊपर से मेरे ऊपर परेशानियां आ जाएंगी। कौन ये परेशानी जहद्दम अपने सर पे लेने जाए? छोड़ो, जाने दो इन बातों को। तो मेरा कहना यह है कि लेट्स टॉक अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन। अब क्या करना है? जो बीत गई सो बात गई। अब कैसे आप ऐसा करें कि आज जिन लड़कियों के आंसू को देखकर आपके आंसू निकल रहे थे, अब वो आंसू पदकों में बदलें। इसको कैसे काम किया जाए? इसके लिए सबसे पहला जरूरी ये बात है कि आप अपनी एक ब्लूप्रिंट तैयार करिए। आप ओलंपिक में 2024 के पेरिस ओलंपिक से शुरू करके अगले 3 ओलंपिक्स की तैयारी करिए। हर तरफ से खेलो इंडिया से ओलंपिक पदक नहीं जीता जाता, खेलो इंडिया से खेलने की संस्कृति पैदा होती है। ओलंपिक पदक जीतने के लिए आपको जो खिलाड़ियों को छांट कर आप लाते हैं, जो टॉप्स स्कीम में जिनको डालते हैं, उनको कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की व्यवस्था, उनके लिए पैसे की व्यवस्था। किसी के पास फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, आपने डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया मनिका बत्रा पर। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि जो मेरा कोच है उसको आपने अंदर आने नहीं दिया, प्राथमिकता सूची में उसको नीचे नाम डाल दिया। तो हम क्या करें? हम दूसरे कोच से नहीं बात करेंगे, उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो रही है।
मोनिका बत्रा पर। आपने देखा कि जब हमारा बॉक्सर घायल हुआ तो उसका कोच, उसका जो डॉक्टर था वो डॉक्टर होटल में था, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में उसका नाम नहीं था, उसके एक्रेडिशन इस तरह का नहीं था कि वो अंदर जा पाए रिंग के पास, दूसरे डॉक्टर्स थे। तो इस तरह की जो कुव्यवस्था है, बुरी व्यवस्था, इसमें हम सिर्फ दोषारोपण करते रहें इससे नहीं होगा। एक प्रॉपर रोड मैप, एक एसओपी बनाने की जरूरत है। जो इस तरह हमारा क्रिकेट के अलावा का खेल है, तय होगा पदक मंच तक का सफर। जी नीरज जी, क्रिकेट से अलग जो हमारा पूरी खेल की दुनिया है उसमें सरकार की भागीदारी, इसलिए मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं कि बिना सिस्टम के काम नहीं चलेगा। समझाने के लिए मैं आपको दोबारा 2-3 चीजें और बता देता हूं। आप ये समझिए कि 2016 से 2021 यानी रियो से टोक्यो के बीच में हमने खर्च किए 1169 करोड़। ये ओलंपिक की तैयारी है। हमने भी आपको बताया कि हमारा बजट 2500 करोड़ का है। अमेरिका में 20,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, चाइना में 18,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, इंग्लैंड में 11,000 करोड़ खर्च होते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1951 में चीन 11वें नंबर तक भी नहीं था। हम नंबर 2 कंट्री थे वर्ल्ड में। आज हमारा दुश्मन देश हम उसको मानते हैं, लेकिन सीखना चाहिए चाइना से। गोल्ड मेडल की नंबर 1 टीम है वो। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि आपके पास एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमको खेल को बढ़ावा देना, उसके बाद एक पॉलिसी। विमल जी आपसे ही सवाल पूछूंगा मैं, एक पॉलिसी होनी चाहिए हमारे पास, और उसमें हम कैसे बढ़ा दें। जो नीरज जी बता रहे थे कि पता लगा आपके पास साइकेट्रिस्ट नहीं, वहाँ पे डॉक्टर नहीं, आपके मतलब ये बदइंतजामी की अंतहा है। ये क्या आप इतने बड़े चैंपियनशिप में जा रहे हैं और आपका डॉक्टर अब तक नहीं पहुँच पा रहा क्योंकि हमने उसका एक्रेडिशन नहीं लिया है। ये कैसे मतलब आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? इसलिए मैं दोष दे रहा हूं कि सिस्टम बनाना पड़ेगा, तब खेल आगे बढ़ेंगे। केवल देखिए, खिलाड़ी, एक छोटी सी बात रखता हूं, खिलाड़ी एक सिंगल एंटिटी है जी। क्या आप कोई कह सकता है कि सचिन तेंदुलकर ने 20 खिलाड़ी पैदा किए या विराट कोहली ने 20 खिलाड़ी पैदा कर दिए? एक नहीं पैदा किए उन्होंने, क्योंकि वो सिंगल एंटिटी है। वो प्रेरित कर सकते हैं आपको, लेकिन प्रेरणा मिलने के बाद जब आप खेलने जाते हैं तो आपको बैट चाहिए, बॉल चाहिए, हॉकी चाहिए, टर्फ चाहिए, वो सिस्टम देता है। इसलिए सिस्टम जरूरी है। खिलाड़ियों की प्रेरणा अपनी जगह है, बहुत अच्छी बात है। विमल जी। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, और मेरा सिर्फ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि हम चाइना का मॉडल नहीं अडॉप्ट कर सकते, क्योंकि हमको पता कि हम इंडिया है, चाइना नहीं है। क्योंकि वहां चाइना में तो आपको सर पे बंदूक रखा जाता है, आप जाइए, बचपन से जेल में डाल दिया जाता है, आपको खेल बनना है। वैसे खिलाड़ी में नहीं बनाना है। लेकिन हमारे पास एक बेहतरीन मॉडल है, ग्रेट ब्रिटेन का मॉडल है। मैं आपको क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूं। 1996 का अटलांटा ओलंपिक का आप उदाहरण देखिए। ब्रिटेन के पास सिर्फ 1 गोल्ड मेडल, 6 ब्रॉन्ज, टोटल उनके पास सिर्फ 15 पदक। एक ब्रिटेन जिन्होंने हर स्पोर्ट्स का लगभग उन्होंने खेल बनाया है, नियम बनाए हैं, डोमिनेट किया है, 15 था। उन्होंने देखा 2012 में उनकी ओलंपिक की मेजबानी है, प्राइवेट फंडिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए, और आप उनकी देखिए स्टैंडिंग, टॉप 5 में वो पहुंचे। आज ब्रिटेन के स्टैंडिंग देखिए, यूएसए, चाइना और ब्रिटेन टॉप 5 में ऑलवेज रहेंगे, ऊपर नीचे। तो ये आपके पास एक दिखाया गया कि देखिए, ओलंपिक की जर्नी 4 साल की जर्नी या 8 साल की नहीं, तो 15 साल की जर्नी है। निश्चित तौर पे 2000 अगर आप देखा जाए, जब से हमने 2000 के बाद से हमारी स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन और खासकर 2012 में हमने 6 मेडल जीते थे। इस बार अभी हम लोग के 5 हो चुके हैं। मुमकिन अगले एक दिन में अगर सब चीज किस्मत ने साथ दिया, बजरंग पुनिया और नीरज चोपड़ा अगर 2 मेडल ले आते हैं, तो शायद हमारा ये बेस्ट एवर हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, आपके पास एक मॉडल अपनाने की जरूरत है। दूसरी चीज जो आपने एक बहुत अच्छी बात जो कही कि भाई आपको एक स्पोर्ट्स पर्सन इंस्पायर कर सकते हैं, आपको एक सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा। बीसीसीआई, मैं अभी हरिंदर सिंह से बात कर रहा था, अभी यूएसए टीम के वो कोच हैं। अब वही हरिंदर सिंह, सोचिए, यहां पर इंडिया में थे, वो मेल्स टीम की कोचिंग कर चुके हैं, फीमेल्स टीम की कोचिंग कर चुके हैं, जूनियर टीम को, उनको आपने उस तरह की तवज्जो नहीं दी, उनको यूएस पूछ रहा है, वो ले गए। उनका एक बड़ा अच्छा सजेशन मुझे लगा। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया, मैंने पूछा कि भाई हॉकी को आगे ले जाने के लिए क्या किया जाए। उन्होंने बोला कि आप भाई कंट्री को 5 या 6 रीजन में डिवाइड कर दीजिए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाइए, छोटे छोटे जगह से बच्चों को लाइए, फिल्टर कीजिए, नेशनल टीम में भेजिए, आपका पुल बढ़ेगा। तो ऐसे लोग हैं आपके पास, ऐसा नहीं कि काबिल लोग नहीं हैं। सही कह रहे हैं। अगर पिछले कोई हॉकी की अगर खास तौर पे बात कर, आपके पास हॉकी में आपने पिछले कई सालों में स्टेप्स लिए हैं। नरेंद्र बत्रा ने काम लिया। देखिए, हम लोग क्रिटिकल होते हैं, लेकिन
लेकिन साथ में हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। नरेंद्र बत्रा ने 2008 में उन्होंने कमान संभाली, इंडिया में वर्ल्ड कप लेके आए, लगातार बड़े-बड़े टूर्नामेंट में। अब क्योंकि समय समाप्त होने जा रहा है इसलिए बीच में टोक रहा हूं कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी आज हमें मेंस हॉकी में ब्रॉन्ज आया है और वुमेन्स हॉकी में भी ऑलमोस्ट वो मेडल आ ही गया था। तो ऐसा नहीं है कि वो बिना किसी एफर्ट के आया होगा, लेकिन उस एफर्ट की कंसिस्टेंसी चाहिए और उसका एक ऑप्टिमम रिजल्ट हमें चाहिए कि हम टॉप पर जाएं। राजपाल साहब, क्या ये उम्मीद की जाए कि यहां से जिस सिस्टम की बात हम लोग यहां कर रहे हैं बैठ के 100% तो नहीं, लेकिन उसकी तरफ एक शुरुआत होती हुई दिखाई देगी? चाहे विमल जैसा मॉडल बता रहे हैं, कोई भी मॉडल आप लेकर आइए, मेन बात है कि कंसिस्टेंटली उसको फॉलो कीजिए और पैसा डालिए। बिल्कुल, इतनी को सुविधाएं मिलेंगी, चाहे उनकी स्टेट की तरफ से मिले, चाहे सेंटर की तरफ से मिले, चाहे उनकी फेडरेशन की तरफ से मिले, वो अच्छी होनी चाहिए, उसे ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो सुविधाएं मिलेंगी तो प्लेयर अपने आप परफॉर्म करेगा। अगर विमल जी ने बोला है कि हॉकी इंडिया ने क्या, इंडिया बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन हॉकी इंडिया, अब मैं वो बात नहीं करूंगा कि बिल्कुल ट्रैक से ऑफ हो जाए, लेकिन हॉकी इंडिया एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम को पर हेड 25,000 रुपये अनाउंस कर रही है और उसको बाहर करा दिया जा रहा है। ये आपको याद नहीं है? जी, शायद संपर्क टूट गया है। शायद संपर्क टूट रहा है और हमारा लोगों का समय भी समाप्त हो रहा है। अशोक ध्यानचंद जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कतें थी, लेकिन उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उनको बहुत बहुत बधाई। मनिका जी को, मनिंजर जी को, राजपाल जी को, सारे खिलाड़ियों को, चाहे वो हॉकी के हों, रेसलिंग के हों या जो भी ओलंपिक में गया है, मेडल जीता हो या न जीता हो, उन्होंने हमें एक प्राइड का मौका दिया है, इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। विपिन, मेरा बहुत फर्म बिलीव है कि दुनिया में कोई भी काम बिना सिस्टम इन प्लेस के हो ही नहीं सकता, वो खेल हो या कोई और चीज़ हो। तो अगर वाकई हम चाहते हैं कि इंडिया खेले और जीते, तो उसके लिए फिर वैसे ही प्लानिंग और प्रयास करने पड़ेंगे। खिलाड़ियों की प्रेरणाएं अलग हैं, खिलाड़ियों के स्ट्रगल्स अलग हैं, वो अपने हिसाब से सब काम करते हैं, उनको सैल्यूट है, लेकिन उनके पीछे जो एक बैकबोन होनी चाहिए वो ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो आदमी आगे बढ़ेगा, तभी वो आदमी प्रेरणा लेगा। वो किसी एक खिलाड़ी को देख के आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि जब वो आगे बढ़ता है तो पहले कदम पे ही उसको दिखना चाहिए कि मेरे पैर में जूता है कि नहीं, वो नंगे पैर नहीं दौड़ेगा। तो ये हमें लगता है कि अगर सरकार की या हम लोगों की इच्छाएं हैं कि खेल में हम आगे बढ़ें, तो सिर्फ एक दिन का इवेंट ना हो कि आज हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, सबको बड़ी बधाई दे रहे हैं, 25-25 लाख रुपए बांटे जा रहे हैं और एक हफ्ते बाद हम नाम भी नहीं जाने कि रानी रामपाल कौन। ये स्थिति अगर नहीं चाहते हो तो हमें लगता है सिस्टम दुरुस्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और सचमुच हमें प्राइड फील कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और जो आपने कहा कि अब जो पैसे बांटे जा रहे हैं उसी तरह की सोच पहले आए, वो पैसा पहले आ जाए, पहले दो ना, तो वो शायद जिसका हमें ऑप्टिमम रिजल्ट का जो इंतजार है वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल बधाई तो बनती है ना। आई होप कि आप ये जो कार्यक्रम आज है और तमाम इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह की चीजें, रिपोर्टिंग, उन्होंने कहा भी मनजिंदर सिंह जी ने, कौर मैम ने, कि मीडिया, हम लोग भी उसको उतना बढ़ावा दें ताकि लोगों की याद में ये चीजें बनी रहे और लोगों को दिखेगा तो स्पोर्ट्स आगे जाएंगे। तो मैं तो इतना कह सकता हूँ, एज ए बिजनेस चैनल जितना हम करते हैं शायद जनरल चैनल भी नहीं करते होंगे, क्योंकि हमारा शेयर कम बनता, फिर भी हम हर स्पोर्ट्स को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे जो खिलाड़ी हो, चाहे जो गेम हो, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं और हम किसी खेल को ऊंचा या नीचा नहीं मानते। कई जगहों मैंने सुना कि क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, भाई वो अपने आप खेल रहे हैं ना, मैं उनकी बुराई थोड़ी कर रहा हूँ। हम चाहते हैं आप भी खेलें, सारे खेल एक साथ बढ़े ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि अगली बार हम किसी इवेंट पर बैठेंगे तो हम इस चीज़ का रोना नहीं रोएंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे कि हम बहुत सारे गोल्ड जीत के आएंगे जो हमें चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई सभी खिलाड़ियों को, सिंधु से आवाज़ की तरफ से सैल्यूट, धन्यवाद।